आज देखिए, आज की जो टॉपिक है ना, कितनी मजेदार टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं मैं। दैट इज मनी, पैसा। ये बार्टर क्या है बेटा? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है सर, देखिए सिंपल, जूता के बदले में चप्पल लो, चप्पल के बदले में जूता लो। हाँ या ना? गेहूं के बदले में तुम हमको एक बोरी गेहूं तो हम तुम्हें 2 जूता देंगे। तो ये सब क्या बोल रहे हैं? इसी प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो इसके पास गेहूं है, अगर सामने वाले के पास जूता है, ठीक है, मान लो सामने वाले को गेहूं नहीं चाहिए, तब क्या होता? तब तो ये ट्रेड पॉसिबल नहीं था ना। तो बार्टर में बहुत परेशानियां भी थी, ऐसा एक परेशानी नहीं, अगर गिनाने लगो तो दुनिया भर की परेशानियां हैं। इत्तेफाक हमेशा नहीं होगा। इत्तेफाक से हमें जो चाहिए वो मिल सामने वाले के पास है, सामने वाले को जो चाहिए, दोनों पर्सन क्या जरूरी है आप मिल ही जाए, ट्रेड हो ही जाए। पता चले हम रह रहे हैं बनारस में, जो है कि सामने वाला रह रहा है जो है कि मुंबई में, कहां मिलेंगे? पता चले जन्मों जन्मों बीत गए, मिल ही नहीं रहे। ये सबसे बड़ा बार्टर का ये डबल कोइंसिडेंस वांट को बदला किसने? डबल कोइंसिडेंस वाली वांट को खेल खत्म किया किसने? दैट वाज मीडियम मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। अब आपको जो है गुड्स नहीं समझ खोजना है, सर्विसेज नहीं खोजना है, एक कॉमन बात आ गई, पैसा। आप पैसा दीजिए, कुछ भी खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं थी। ये एग्जाम में आपके 4 मार्क्स का कभी-कभी पूछता है, एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। कंपोनेंट्स की बजाय ऐसे लिखता है, एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो डरने का नहीं है, ये वही चीज है, M1 M2 M3 M4। जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे सब लोग। तो सर आज देखिए, आज की जो टॉपिक है ना, कितनी मजेदार टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं मैं। दैट इज मनी, पैसा। अब तो सर मजा आने वाला है सर, यही तो मुद्दा था, यही तो चाहिए हमेशा जीवन में। इसके अलावा चाहिए ही क्या? पैसे के अलावा भी कुछ चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए सर। पैसे के अलावा हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं। तो यही वो बोला कि सर पैसा पैसा पैसा, आखिर है क्या ये पैसा? कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम पैसा बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? कहां से आया? कैसे कैसे इसमें चेंजेस आ रहे हैं? सारी चीजों पे बात होंगी सर इस क्लास में। और देखिए कितना मजा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, पैसा बना कहां से, कैसे ये पैसे वर्ड आए, कहां से ये नोट आए, कहां से ये 2000 के नोट का निकल आते हैं, कैसे जो है कि पैसे बन के चले आते हैं, कब जो है गवर्नमेंट नोट छापने लगती है, कौन कौन से पैसे जो है इंक्लूड करते हैं। तो सर मजा आने वाला है टॉपिक में। आइए जरा जो है बढ़ते हैं अपनी टॉपिक पे, दैट इज मनी। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। देखिए एक्चुअल में ये 2 चैप्टर का कंबाइंड वर्जन होता है। एक होता है मनी, ठीक है, क्या होता है बेटा? एक मनी चैप्टर का कॉम्बिनेशन, एंड इसी में साथ में बैंकिंग भी होता है। मनी एंड बैंकिंग ये साथ में एक यूनिट है जो कि आपके बोर्ड्स में एक 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ आता है। लेकिन सर ये जो बैंकिंग चैप्टर है ना, ये हम जो है कि अपनी अगली क्लास में आपको समझाएंगे। हम लोग एक शॉर्ट टर्म्स में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मनी की। सर एक्चुअल में ये है क्या मनी? तो सर अभी मनी के पढ़ने से पहले जरा अगर हम ये बात करें कि मनी से पहले पैसे की, आखिर ये पैसा आया ना तो कुछ तो भाई इन्वेंशन हुआ पैसे का ना। तो इससे पहले भी तो कुछ हुआ होगा भाई, तो बिल्कुल हुआ होगा। तो चलिए सर जरा देखते हैं क्या हुआ था। सर सबसे पहला नाम दैट इज बार्टर। ये बार्टर क्या है बेटा? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है सर, देखिए सिंपल, जूता के बदले में चप्पल लो, चप्पल के बदले में जूता लो। हाँ या ना? गेहूं के बदले में तुम हमको एक बोरी गेहूं तो हम तुमको 2 जूता देंगे। कहोगे ये सर क्या बोल रहे हैं? सर ये दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ गुड्स। गुड्स के बदले में गुड्स। हम आपको कुछ दे रहे हैं, उसके रिटर्न में आप हमें कुछ दीजिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब सर ये देखिए, ये एग्जाम्पल, क्या मजेदार एग्जाम्पल। देखिए ये एक बोरी गेहूं लेके बंदा खड़ा है और इधर ये देखो जूता लेके बैठा है। क्या बोल रहा है भैया? ये बोला भैया एक काम करोगे? तो कहे क्या? भैया है गेहूं ले लो। क्या ले लो? गेहूं ले लो, जूता दे दो। तो ये भी तैयार हो गया, ये बोला कि ठीक है भैया चलो जूता ले लो, लो जूता दो गेहूं। तो सर जब ऐसा एक्सचेंज इकोनॉमी में आया, मतलब जब पैसे की कोई वैल्यूएशन थी ही नहीं, जब पैसा था ही नहीं मार्केट में, तब सर जो है कि क्या था, तब ये लोग जो है क्या करते थे, आपस में जो है कि गुड्स के बदले में गुड्स और सर्विसेज के बदले में सर्विसेज एक्सचेंज करते थे।
समझ में आया? मतलब चलो हम तुम्हारा काम कर दिए, तुम हमारा काम कर दो, बात दैट्स इट, काम खत्म। अब डिपेंड ये नहीं, यहां वो मैटर ही नहीं करता था कि कौन ज्यादा किया, मैटर ये करता था भाई हमने तुम्हारा काम किया, तुम हमारा काम कर दो। गांव में देखते हो कि पहले शादियों में जो है लोग क्या करते थे, कोई नहीं हलवाई हलवाई कोई नहीं लगाता था सर, सब क्या करते थे, गांव वाले ही सब्जी काट रहे हैं, गांव वाले ही जो है कि प्याज प्याज छिल रहे हैं, लहसुन वसुन सब कुछ गांव वाले ही सब्जी बना रहे हैं, कोई गांव वाले दो तीन लोग जो है सब्जी बना रहे हैं, 2-3 लोग दाल बना, ऐसे ही काम हो गया उनका। आज के डेट में हम लाखों रुपए जो है खर्च कर रहे हैं किस पे, सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने वाले को, शेफ को दे रहे हैं। तो पहले के टर्म में ये था, जब मनी की उतनी इवैल्यूएशन नहीं थी, तो मनी आया ही नहीं था, तब लोग जो है आपस में एक दूसरे की मदद कर लेते थे, आपस में ही चीजों को एक्सचेंज कर लेते थे। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैटर ये करता ही नहीं था कि किसको घाटा किसको फायदा, मैटर ये करता था भैया हमारा काम बना कि नहीं। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है। तो सर अब देखिए यही चीज कहता है कि बार्टर क्या बोलता है, बार्टर कहता है कि अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना पैसे के आए इंटरवेंशन हुए। जब दो लोग आपस में जो है गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? बार्टर सिस्टम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बार्टर में आपको एक बात समझा दूं बेटा, मान लो ये ए पर्सन है और ये पर्सन बी है, ठीक है, एक पर्सन ए और एक पर्सन बी है। बार्टर के केस में सबसे बड़ी चीज है, दो चीज आपको समझना होगा। एक समझना होगा वांट, वांट से पहले आप समझिएगा, पहले बात आती है गिवन की, किसकी आती है? गिवन। और दूसरा आता है वांट। दूसरा क्या आता है बेटा? वांट। सर याद रखिए, अगर मान लीजिए मान लो ये जो है बंदा जो है ना, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है? ए है, और ये जो बंदा है इसका नाम बी है, ठीक है। अब देखो बेटा, तो जो है आपके उसके अकॉर्डिंग जो है ए के पास क्या था? वीट था, और बी के पास क्या था? जूते थे, हाँ या ना? शूज। अब सर ए को क्या चाहिए? जूते, और बी को क्या चाहिए? वीट। तो सर बार्टर के केस में यह चीज बनता था कि सामने वाले की गिवन अगले की वांट, और अगले की गिवन सामने वाले की वांट। तो देखिए सर यहां इसके पास जो है वो इसको चाहिए, और इसके पास जो है वो इसको चाहिए। तो सर ऐसे ट्रेड होता था बार्टर का। बट सर यहां पे आपको अब दिख रहा होगा कि क्या जरूरी है, अब आप ये तुरंत सवाल करेंगे, क्या जरूरी है कि दोनों आपस में तो हमेशा उनकी गिवन और वांट मैच ही कर जाए, कि हमको जो चाहिए वो उनके पास अवेलेबल है, जो उनको चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है? तो सर ऐसे केस जो है कि बनते हैं, बट कभी कभी तो बनेंगे, हमेशा बनेंगे क्या? जब तुम चाहो तब बनेंगे क्या? बोलो नहीं ना। बट ये है कि अगर ऐसा केस बनेगा तो ठीक है, ये ट्रेड, ऐसा ट्रेड कहलाता है क्या? बार्टर ट्रेड। क्या बोला जाता है? बार्टर ट्रेड। इसीलिए इसको C2C इकोनॉमी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? C2C इकोनॉमी। अब बेटा ये C का मतलब समझिएगा, C मतलब कमोडिटी होता है। क्या होता है? कमोडिटी। C का मतलब कमोडिटी होता है। कमोडिटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। क्लियर है? अब सर ये इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं कि बार्टर काम कैसे करता है। हाउ डज बार्टर वर्क्स? काम कैसे करता है? तो देखिए बार्टर क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी जस्ट बताया कि बार्टर में सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज किसका होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का। और दूसरा नो करेंसी इन्वॉल्व, कोई भी करेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी, मतलब पैसे का कोई इंटरवेंशन है ही नहीं। देखो सर यहां कहीं भी पैसा आया क्या? यहां सिर्फ इसने गेहूं दिया, ये जूता दिया, लो भैया लेके जाओ, बात खत्म, दैट्स इट। कहीं आया ही नहीं, कहीं कुछ हुआ ही नहीं, कहीं पैसा कहीं पैसे की इंटरवेंशन हुई क्या? नहीं। तो जब नहीं हुई तो भैया पैसा तो नहीं आया ना। तो जब अगर पैसा आ ही जाएगा तो ये बार्टर खत्म हो जाएगा, नाम ही खत्म हो जाएगा। बार्टर का मतलब ही होता है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज। और बार्टर में एक चीज याद रखिएगा कि एक पर्सन की गिवन दूसरे पर्सन की क्या होनी चाहिए? वांट। और दूसरे पर्सन की गिवन जो है
फर्स्ट पर्सन की क्या होनी चाहिए, वांट। ये आपको मैंने इमेज से भी समझा दिया, लिख के भी बता दिया, सारी चीजें बता दिया। बोलो बच्चा कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई परेशानी तो बताइए बेटा। नहीं, ठीक है, वही है सर। अगर देखा जाए आसान भाषा में तो पैसा बोलता है, क्या बोलता है, पैसा बिल्कुल बोलता है। लेकिन हमारा वाला जो पैसा है ना, वो तो हमसे कहता है टाटा बाय बाय, हम जा रहे हैं। जितने तेजी से आता है ना, उसके कई गुना ज्यादा तेजी से मेरा वाला तो भाग जाता है। आपका वाला रुकता होगा पैसा तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हमारा वाला तो ना जिस तेजी से आता है ना, उसके दुगनी तेजी से भागता है। तो वही है कि पैसा जो है कि सर चीजें, बहुत सारी चीजें पैसे ने बदल दी, पैसे को। बहुत सारी प्रॉब्लम यहां देखिए, अगर मैं बोलूं बेसिक प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो इसके पास गेहूं है, अगर सामने वाले के पास जूता है, ठीक है, मान लो सामने वाले को गेहूं नहीं चाहिए, तब क्या होता, तब तो ये ट्रेड पॉसिबल नहीं था ना। तो बार्टर में बहुत परेशानियां भी थी, ऐसा एक परेशानी नहीं, अगर गिनाने लगूं तो दुनिया भर की परेशानियां हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर मान लो इसके पास गेहूं है, ये देने गया इसको, बी को, अब बी बोला नहीं ना, हमको गेहूं नहीं चाहिए, हमको चावल चाहिए। क्या चाहिए, चावल। अब इसके पास चावल है ही नहीं। जब चावल नहीं है मेरे भाई, तो ट्रेड होगा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गिवन और वांट उन दोनों की आपस में मैच। इसीलिए इसको बताया कि गिवन और वांट आपस में मैच होनी चाहिए। गिवन और वांट आपस में मैच नहीं हो रही तो ट्रेड ही नहीं होगा। तो सर इसी प्रॉब्लम को बोलते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्या इत्तेफाक हमेशा आप ही के साथ होगा? जो इत्तेफाक वर्ड है, क्या वो हमेशा आपके साथ ही होगा क्या? कि इत्तेफाक से हम गए, जैसे ही हम निकले, चलो सामने वाला खड़ा है भाई, चलो हमारे लिए ही खड़ा है, आओ भाई, बहुत सही, हमारे दोस्त हो। हम जो खोजने निकले वो हमें तुरंत मिल गया। इतना बड़ा इत्तेफाक तो जीवन में किसी के नहीं हुआ बेटा। तो इत्तेफाक, जो कोइंसिडेंस का मतलब होता है इत्तेफाक, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हमेशा नहीं होगा आपके पास। कि मतलब आपको जो चाहिए वो उसको, वो भी मतलब वही है ना, आपस में एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, सामने सामने मिल गए। उनकी वांट्स आपसे मैच कर गई, आपकी वांट्स हम उनसे मैच कर गई, चलो भैया लो हो गया, जोड़ी बन गई। तो वो बार्टर कहलाता था। क्या कहलाता था सर? बार्टर। बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर की। सबसे मेजर प्रॉब्लम ऑफ बार्टर यही था कि सर ऐसे ढूंढना पड़ता था ना लोगों को कि भैया ऐसा कौन है जिस जो मुझे चाहिए वो उसके पास हो, जो उसके उस चाहिए वो मेरे पास हो। ठीक, चलो अब तुम्हें बार्टर का पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़े, चलिए। अब सर देखिए, बार्टर के कुछ एडवांटेजेस भी थे। सबसे बड़ा एडवांटेज बार्टर का क्या था बच्चा? नो नीड फॉर मनी और बैंकिंग। मनी और बैंकिंग का कोई भी जरूरत नहीं था सर। ना बैंक जाने का टेंशन था, ना पैसे का टेंशन था, ना कुछ, ना बस जो हमारे पास हम दे दिए। जो कहीं ना कहीं अच्छा भी था भाई, कहीं ना कहीं अगर आप सोच के देखो, मेंटली हल्का सा सोच के देखो तो अच्छा भी था। टेंशन ही नहीं था, चलो यार यार पैसा कमाना है तो देना, जो है भैया दे दो, हटाओ, और जो है सामने से ले, काम खत्म, अपना काम हो गया, बात खत्म। अभी क्या, अभी तो हर चीज चाहिए पैसा। हर चीज किस चीज में? पैसा। हर चीज किस चीज में? पैसा। आप बाहर रहते हो, चलो आप बाहर रहते हो, एक पत्ता भी खरीदने का पैसा आपको देना है मार्केट में, तो हर एक चीज तो पैसे पे मिल रही। तो आपको हर एक चीज का एक ही, और सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, मनी। लो भैया पैसा ले आओ। तो सर बार्टर में ये प्रॉब्लम, ये चीज नहीं थी। बार्टर में ना मनी की चाहिए थी, ना बैंकिंग का जरूरत था। और दूसरा ये था, यूजफुल इन सोसाइटीज विदाउट अ करेंसी सिस्टम। एक ऐसे सोसाइटी के लिए बार्टर बहुत अच्छा माना जाता था जहां पे करेंसी सिस्टम था ही नहीं, पैसे का कोई मतलब था ही नहीं। समझ में आया? जहां पे एक कोई ऐसी सिस्टम जो करेंसी को ना फॉलो करती हो। किसको ना फॉलो करती हो? करेंसी सिस्टम को ना फॉलो करती हो। तो ऐसे के लिए बार्टर तो बहुत अच्छा है ना, उसको पैसे से मतलब ही नहीं। बार्टर बार्टर खेलो, इधर से गुड्स फेंक के मारो, उधर से लो सर्विस फेंक के मारो, उधर से लो गुड्स सर्विस सर्विस, चल रहे हैं एक दूसरे में। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर? देन उसके बाद बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप थ्रू पर्सनल ट्रेड। आपस में ट्रस्ट बनता था लोगों का। लेकिन अगर कहे ना तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हम एडवांटेज नहीं मानते एज बीइंग अ टीचर।
कैसा ट्रस्ट? ट्रस्ट का मतलब होता है कि भैया इनके इस वर्ड के अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये है कि हाँ भैया चलो बार्टर में एक दूसरे पे ट्रस्ट बनता था, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनती थी। पर्सनल ट्रेड की वजह से लोग आपस में मिलते थे, लोग आपस में खोजते थे, एक दूसरे से मिलते थे। तो सर क्या मतलब था वैसे ट्रेड का? क्या जरूरी है हमको जो चाहिए वो दे ही देता था? नहीं देता था। तो जो नहीं देगा तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हम नहीं मान सकते इसको, ठीक है। अब खेल आता है प्रॉब्लम्स क्या थी बार्टर की। तो देखो भैया सबसे पहला प्रॉब्लम दैट वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बड़ा ध्यान से सुनिएगा सर, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या होता है? दोहरा इत्तेफाक। क्या? दोहरा इत्तेफाक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। दोहरा इत्तेफाक मतलब दोनों तरफ से, वर्ड याद रखिएगा, इत्तेफाक हमेशा नहीं होगा कि इत्तेफाक से हमें जो चाहिए वो मिल सामने वाले के पास है, सामने वाले को जो चाहिए। दोनों पर्सन क्या जरूरी है आप मिल ही जाए, ट्रेड हो ही जाए। पता चले हम रह रहे हैं बनारस में, जो है कि सामने वाला रह रहा है जो है कि मुंबई में, कहां मिलेंगे? पता चले जन्मों जन्मों बीत गए, मिल ही नहीं रहे, इत्तेफाक आ ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है इत्तेफाक। अरे कैसा इत्तेफाक सर? जब हम दोनों जा ही नहीं रहे हैं कहीं तो कहां से इत्तेफाक? झूठ मूठ का वो पुरानी जो है कि एकदम क्या सपने आ रहे हैं कि हाँ अरे वो हमको ढूंढ रहा है वहां मुंबई में। पॉसिबल है कि चलो सपना देख लिया, चलो देखा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा था मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू देखो बच्चा, अगर मैं इसको इमेज से समझाऊं तो भैया ये देखो, ये क्या कर रहा है? देखो कितना कितना गेहूं उठा के उसको दे दिया, एक बोरी इधर, दो दूसरी बोरी भी दे दिया, ले भैया। अब क्या एक जूता लिया? क्या सर आपको नहीं लग रहा है कि ये बेचारे को घाटा लग रहा है? हाँ या ना? या हो सकता है चलो ये ब्रांडेड जूते बेच रहा है तो ये इसको जो है, अगर ये महंगे जूते बेच रहा है तो इसको भी घाटा लग रहा है। वैल्यू की मेजरमेंट होती ही नहीं थी, बस मिल गया काम खत्म। पता चले कि 2 किलो गेहूं, 10 किलो गेहूं दो, एक जूता लो, 20 किलो गेहूं दो। अब वो डिपेंड करता था कि किस, ध्यान से सुनना, वो डिपेंड करता था किसकी जरूरत ज्यादा है। जिसकी ज्यादा जरूरत वो ज्यादा देता था। जो हावी पड़ता था उस ट्रेड में, जो है हावी पड़ता था उसको फायदा होता था। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो सर यही चीज है कि हमने क्या बोला कि सबसे पहला मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू मेजरमेंट नहीं हो पाती थी। किसी चीज को हम मेजर नहीं, पता चले 5 क्विंटल गेहूं दे दिया, एक ठो जूता लिया, महंगा नहीं पड़ा, 5 क्विंटल गेहूं का रेट आज के डेट में जोड़ लो, हाँ या ना? बस 5 क्विंटल सर, 5 क्विंटल मतलब 500 केजी। अगर मान लो 1 केजी गेहूं का भी दाम अगर हम फॉर एग्जांपल माने 40 रुपए, तो भी सर ये कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 रुपए का तो वो गेहूं दे रहा है। आज हम मेजर कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि रुपया आ चुका है, क्योंकि मनी के टर्म्स में हम चीजों को मेजर करते हैं। और तुम सोचो अगर मान लो वो जूता 2,000 का रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, कितना उसको घाटा? 18,000 का सीधे सीधे घाटा लग रहा है कि नहीं? ये हम आज जोड़ पा रहे हैं, तब में हम ये चीज जोड़ घटा नहीं पाते थे, क्योंकि किसी चीज की वैल्यू मेजरमेंट हमारे पास नहीं थी। समझ में आया? देन उसके बाद तीसरा था स्टोर ऑफ वैल्यू। भैया एक बात बताओ, पैसा तो स्टोर करके रखना पॉसिबल है सर? आप करोड़ों रुपया दबा के रखे हो अपने बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे, हाँ या ना? कोई तकिए में भर रहा है, तो कोई कहीं भर रहा है, तो कोई कहीं दीवार में चुनवा दे रहा है, तो कोई जो है कि कहीं और रख दे रहा है। आप जेब में अपने लेके टहल जाओ, 10 लाख रुपए, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन क्या सर उतना गुड्स लेके रखना पॉसिबल था? उतना गुड्स किसी को लेके रखना पॉसिबल था? नहीं। उतना स्टोरेज रखना पॉसिबल ही नहीं था, लोगों के पास उतना जगह ही नहीं था। और सर जगह होते हुए भी क्या करेंगे? खराब होने के भी तो चांसेस थे, गुड्स खराब भी तो हो सकते थे। तो इसीलिए स्टोरेज ऑफ वैल्यू, वैल्यू स्टोरेज। आज आपका क्या है? आपके पास पैसा लेगा, बैंक में जमा कर दिए, तब में वो कौने बैंक में ले जाएगा? अनाज बैंक में लेके जाएगा, लो भैया हमारा अनाज रख दो, लो हमारा गेहूं रख दो, लो हमारा चावल रख दो, लो हमारा जो है सब्जी रख दो, लो। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं था। तो इसीलिए वो बोला कि स्टोरेज प्रॉब्लम भी आती थी। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज
स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। भैया ये डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर पेमेंट। क्या होता है? फ्यूचर पेमेंट। ये होता क्या है समझना। फ्यूचर पेमेंट का मतलब ये होता है भैया कि आप आज के डेट में क्या करते हो, किसी से उधार ले लिया, चलो कुछ दिन बाद पैसा दे दिया, हाँ या ना? तो क्या उसको, एक बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत सिंपल तरीके से समझना इस चीज को। एक एग्जांपल से स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मान लो आप दुकान वाले के पास गए और दुकान वाले से जो है कुछ भी खरीद के ले आए, चलो जो है कि 10,000 का कोई सामान खरीद के लेकर आए, नया सामान ले आए, आप बोले भैया हम तुमको 10 दिन बाद पैसा दे, दुकान वाला बोला ठीक है चलो जाओ। 10 दिन बाद अगर आप गए तो क्या आप उसको पुरानी नोट देंगे, पुरानी घिसी उसी नोट देंगे तो क्या वो नहीं लेगा? तो कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं, नहीं लेगा भैया, बोलो लेगा ना? मना कर देगा कि नहीं हम नहीं लेते, हम तुमको नया दिए थे, तुम हमको नया करेंसी लिया कर दो। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। बट सॉरी, बार्टर में क्या होता था ना, बार्टर में जो है ये क्या करते थे कि अगर मान लो कि हम आज गुड्स दे दिए, आज चलो हम गए, हमको जूते खरीदने थे, हम जो है जूते खरीद के लेकर चले आए और उसको सामने वाले को ले, भैया जो है हम हमारा गेहूं अभी जो है कि खेतों में पड़ा हुआ है, अभी बस हार्वेस्टिंग हो जाएगा तो हम आपको ले आके गेहूं दे देंगे। तो बोला चलो ठीक है, हो गया फ्यूचर बात। जब वो गेहूं जब हार्वेस्ट करके लेके गया देने, तो सामने वाला जो जूते वाला था वो बोला ना ना बेकार गेहूं है, ये क्वालिटी खराब है, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, या हम तुमको अच्छे क्वालिटी का जूते दिए थे, तुमको हमको खराब क्वालिटी का गेहूं दे रहे हो। तो बेटा एक बात बताओ, प्रॉब्लम डिस्प्यूट होगा कि नहीं, झगड़ा होगा कि नहीं? वो बोलेगा भैया आप तो हम तो साल भर में एक बार तो गेहूं उगता है, तो हम पूरा अब हमको साल भर, तो बोले हमसे उससे मतलब नहीं, चाहे जहां से दो। अब क्या हुआ, सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो गई उस बंदे के सामने जिसके पास है ही नहीं, वही गेहूं है जो बेचारे के पास है। अब वो ट्रेड में डिस्प्यूट हुआ, झगड़े होने थे, तो फ्यूचर पेमेंट की बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि हो सकता था सामने वाला जो है ये क्या मना कर सकता था लेने से कि हम तुमको अच्छी क्वालिटी का दिए, तुम हमें खराब क्वालिटी का दे रहे हो। लेकिन पैसे में ये क्वालिटी की बात नहीं है, तुम पुराना नोट भी दो तो भी वो एक्सेप्ट करेगा, वैल्यू उतनी ही है, उसकी वैल्यू कम तो हो नहीं रही है। बात समझ में आया कि नहीं? ये 4 बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थे बार्टर के, समझ में आया बच्चा? क्लियर है? तो बार्टर की सारी चीजें आपको समझा दिया, एडवांटेजेस बताया, बार्टर क्या होता है एग्जांपल समझा दिया, और उसके बाद आपके बहुत बड़ा चीज दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर भी बता दिया। ठीक है, आगे बढ़े, चल। अब देखो खेल शुरू हुआ कौन, जब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी ना, तब लोगों ने सोचा कि भैया अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो जब कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जो ये सोचे ना ना अब कुछ तो चेंजेस ले आने पड़ेंगे, तो सर जब चेंजेस की बात आई ना, तो सबसे बड़ा बात आया दैट इज भैया ना, वहीं पे नाम आया मनी, दैट इज पैसा। ठीक है, पैसा। सर सिंपल याद रखिएगा, पैसा का अगर मैं एक आसान डेफिनेशन आपको दूं, पैसा वो है जो पैसा करता है, पैसा वो है जो पैसा करता है। इंग्लिश में बोले तो मनी इज व्हाट मनी डज। कोई भी चीज पैसा हो सकता है। कल को मोदी जी आए और बोले भाइयों बहनों कल रात 8 बजे से 5,000 के नोट इंडियन इकोनॉमी में सर्कुलेट होंगे, मानोगे? बिल्कुल मानोगे। ठीक है सर, थोड़ा गंदा कॉपी किया, उससे मतलब नहीं, लेकिन सर बोला ना 5,000 का नोट कल आएगा, मान जाओगे ना? तो बस पैसा कुछ भी हो सकता है। सर आपको पता था क्या कि वो 2,000 की नोट पिंक कलर वाले आने वाले थे? हम लोगों के टाइम में सर वो 2,000 का नोट में ऐसे पिंक कलर के नोट में चूरन आता था, कोई थोड़ी जानता था कि हां ये आगे चल के भैया इतना बड़ा नोट बन जाएगा, बना। तो इसीलिए सर मनी क्या है, मनी इज एनीथिंग, पैसा कुछ भी है, मनी इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है सर, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देखिए यही सबसे बड़ा बार्टर का,
ये डबल कोइंसिडेंस वांट ऑफ वांट को बदला किसने, डबल कोइंसिडेंस वाली वांट को खेल खत्म किया किसने, दैट वाज मीडियम मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। अब आपको जो है गुड्स नहीं समझ खोजना है, सर्विसेज नहीं खोजना है, एक कॉमन बात आ गई, पैसा। आप पैसा दीजिए, कुछ भी खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मनी जो है जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का जरिया है। आप पैसा देके कुछ भी लीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है। आपको समझ में आया? देन उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू। आज के डेट में हम कोई भी चीज को पैसे से मेजर कर सकते हैं, कुछ भी है पैसे से मेजर कर लिया भाई, चलो हाँ ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का। तो वही वो बोला कि मनी का जो है दूसरा सबसे बड़ा नाम आया कि मनी जो है कि कोई भी चीज मनी हो सकती है, और ये क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जरिया हो सकता है। मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, आराम से स्टोर करके रख सकते हो। और लास्ट में स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट भी कर सकते हो। अब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। बोलो समझ में आया? बोलो हाँ या ना। सर सोचिए ना, पहले देखो, पहले क्या राजा महाराजा के टाइम पे कॉपर के कॉइन आते थे, फिर सिल्वर, एक मिनट, पहले गोल्ड कॉइन आया, गोल्ड के बाद सिल्वर कॉइन्स, फिर आप देखिए तो असरफियां यूज होती थी, असरफियां, हाँ या ना, गिन्नी यूज होती थी, असरफियां यूज होती थी। तो बोलता था इतनी असरफियां दे दो, उतनी असरफियां दे दो। ये था क्या, ये अब ट्रेड असरफियों का, इतनी असरफी दो, इतना जो है गुड्स लो। तो ये भी तो पैसा ही था। धीरे धीरे ये चीजें इतनी कॉस्टली थी कि इनको लेके चलना पॉसिबल नहीं था, इनमें ट्रेड करना पॉसिबल नहीं था। तब जो है पैसा आया, फिर जो है कि वही कॉइन्स निकले। भैया कॉइन्स आया, देखो पहले पैसे में चलता था, एक पैसा जो है कि आता था, 5 पैसा आता था, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा आया। तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती चली गई, पैसा का वैल्यू बढ़ता चला गया। 1 रुपया आया, 2 रुपया आया, 5 आया, 10 आया, 20 आया, 50, 100, अभी देखो 200, 500, 2000, हो सकता है 5000 भी आ जाए, आने वाले समय में 10,000 भी आ जाए, कौन जाने। बात समझ में आया कि नहीं? तो सर बस वही चीज है कि मनी कुछ भी हो सकता है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर फंक्शंस ऑफ मनी की। मनी का क्या फंक्शन होता है? तो सर देखो इतना आसान बना दिया बेटा ना, आपको समझते ही देर ने। मनी के 2 फंक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी। बेटा प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन, ध्यान से सुनना, एक ऐसा फंक्शन जो क्या करता है, जो सिर्फ मेन काम क्या है, देखो पहले ही समझ जाओ बेटा, प्राइमरी का मतलब होता है मेन काम। क्या होता है? मेन काम। और सेकेंडरी का मतलब होता है उसके अलावा उसका जो काम है। तो मनी का सबसे मेन काम क्या है? दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। यही जो फंक्शन ऑफ मनी कहां से है? डेफिनेशन से देखिए उठा लाया मैं, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसका सबसे बड़ा काम है कि ये एक्सचेंज का काम करता है, और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, ये उसके मनी के प्राइमरी काम है, प्राइमरी फंक्शंस है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू स्टोरेज में भी मदद करता है, और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मनी इन दोनों कामों के अलावा इन दोनों कामों में भी हेल्प हमें करता है। दैट इज वैल्यू स्टोरेज में भी हेल्प करता है और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट में भी। तो सोचिए सर, डेफिनेशन से ही आपने 2 चीज तैयार कर ली, दैट इज फंक्शन भी तैयार कर लिया कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अब देखो सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मनी को और ब्रॉड अप करते हैं। तो अब बात करते हैं मनी सप्लाई की। पैसा आ गया, चलो सब कुछ हो गया, पैसा समझ गया क्या हुआ, कैसे आया पैसा, जो है लोगों को प्रॉब्लम्स आने लगी तो लोग जो है कि उसका नया नया तरीका ढूंढने लगे, सारी चीजें। अब खेल शुरू हुआ कि मनी सप्लाई क्या होता है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह पता करना हो, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब यह पता करना हो कि, ध्यान से सुन, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर, अभी इसी वक्त इकोनॉमी में कितना पैसा है, इकोनॉमी में कितना पैसा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको क्या करती है? ऐसे पैसे को बोलती है क्या? दैट इज मनी सप्लाई बोलती है। कि मतलब अगर उसको पता करना है कि इकोनॉमी में कितना पैसा है, तो
जो है कि जब वो मेजर हम कर सकते हैं, क्या करें, मेजर करें कि एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी में कितना पैसा है, दैट इज नोन एज मनी सप्लाई। देखो मनी सप्लाई रिफर्स टू क्या, सॉरी, मनी सप्लाई रिफर्स टू क्या, टू द टोटल, देखो यहां पे लिखा ना, टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त इंडियन इकोनॉमी में टोटल कितना पैसा है, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो सर उसी को बोला जाता है मनी सप्लाई। क्या बोला जाता है बेटा, मनी सप्लाई। समझ में आया? आप ध्यान से सुनिए, आपके जेब में अभी इसी वक्त तुरंत तुरंत अभी कोई निकालेगा नहीं, कोई जल्दी निकालेगा नहीं, कसम विद्या मां के, कोई निकालेगा नहीं, कोई भरेगा नहीं, अभी इसी वक्त तुम्हारे जेब में कितना पैसा है, दैट इज मनी सप्लाई। अब खोल के देख लो पर्स या बैग, जो भी देखो कितना पैसा है ना, बस दैट इज मनी सप्लाई। जो भी 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 5 कोई लाखों रुपया, दैट इज मनी सप्लाई। बस खत्म। एक उस पर तुम्हारे पास बाहर कितना पैसा है बैंक में, उससे मत, बैंक में चलो मान लेते हैं, बट लेकिन और कहीं से तुम्हारे पास पैसा आने वाला है उससे मैटर नहीं, अभी तुरंत कितना है, दैट इज बात खत्म। अभी मेरे पर्स में कितना पैसा है, बस दैट इज मनी सप्लाई, इस तुरंत समय में। समझ में आया? देन उसके बाद इट इंक्लूड्स करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ विद कॉमर्शियल बैंक। मतलब सर पब्लिक का पैसा कहां पे है, बैंक में है, तो बैंकों का पैसा भी आता है, प्लस पब्लिक के पास करेंसी भी तो है। बोलो हाँ या ना, तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल है। करेंसी दो पार्ट में, पहले कॉइन्स और दूसरा कैश, ये नोट्स, दूसरा क्या, नोट्स। तो सर सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, बैंक में जो पैसा है हमारे पास वो भी, और हमारे पास जो करेंसी है, करेंसी में मतलब कॉइन और नोट्स दोनों आते हैं, तो दोनों जितने भी है अभी तुरंत में, मेरा बैंक बैलेंस अभी कितना है तुरंत देख लिया, मेरे पर्स में कितना पैसा है तुरंत देख लिया, दैट इज मनी सप्लाई। क्या है, मनी। ऐसे ही पूरी इकोनॉमी का जब देखा जाता है तो वो पूरी इकोनॉमी की क्या कहलाती है बेटा, मनी सप्लाई कहलाती है। समझ में आया? देखो ना, मनी सप्लाई, पैसा हाथ में लिया है बेचारा, हाँ या ना, बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? पक्का मनी सप्लाई समझ में आया कि तुरंत इसी, तो मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक या फ्लो कॉन्सेप्ट? तो सीधे बोलोगे सर स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या, क्योंकि कब मेजर हो रहा है, एट अ पर्टिकुलर, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ। कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ बच्चा, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब चाहे तब मेजर कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता तो बेटा क्या बन जाता, फ्लो। आया नेशनल इनकम का एक टर्म, क्या सर्कुलर फ्लो में पढ़ा था हम लोगों ने, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लो कहलाता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, चलिए जरा अब जरा हम ये देखें कि कौन कौन से पैसे होते हैं, कौन कौन से पैसे होते हैं। देखो बेटा ये मनी चैप्टर बहुत टफ नहीं है, बस मनी चैप्टर में कुछ ही चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। सबसे पहले सर बात करते हैं कि आप कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है M1 मनी, इसी को नैरो मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैरो, बहुत छोटा मनी, बहुत छोटा मनी। लेकिन इसी को हाईली लिक्विड भी बोलते हैं बेटा। हाईली लिक्विड का मतलब होता है, हाईली लिक्विड या मोस्ट लिक्विड भी बोल सकते हो, मोस्ट लिक्विड। इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसा पैसा है जो कि कैश के जैसा है, या कैश है या कैश के जैसा है, जो कैश है या कैश के जैसा है। तो देखिए M1 मनी में क्या है, करेंसी विद द पब्लिक, पब्लिक के पास करेंसी मतलब नोट और कॉइन, सिक्के के फॉर्म में कितना पैसा है वो, प्लस किया डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक का मतलब जो बैंकों में आप पैसा रखे हुए हैं सेविंग डिपॉजिट्स के फॉर्म में, वो पैसा। ठीक है, जो भी पैसा आपका बैंक में है किस फॉर्म में, सेविंग डिपॉजिट। याद रखना, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है ऑन डिमांड, कभी भी निकाल सकते हो। डिपॉजिट कई तरीके की होती है सर, बैंकिंग में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट सिंपल ये समझिएगा, वो पैसा जो जब तुम चाहो तब निकाल लो, दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। जो वो पैसा जो कभी भी आप चाहिए, जब तुमको चाहिए, रात को चाहिए रात को निकाल लो, जब तुमको चाहिए पैसा निकाल लो, दैट मनी इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। ये पैसा आपका बैंक में है, बट जब चाहिए तब निकाल सकते हो। तो इसीलिए डिमांड डिपॉजिट, वो पैसा नहीं, देखो ध्यान से सुनना, उन पैसे की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं कि नहीं एक फिक्स टाइम के बाद निकलेंगे, लाइक फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या है, उसका टाइम है 5 साल 10 साल के बाद निकाला जाएगा, तो वो उन पैसे की बात कर ही नहीं रहा है।
वो सिर्फ बात कर रहा है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का क्या मतलब हुआ? ये तो चलो ये तो पब्लिक का पैसा होगा कि उसके पास जेब में कितना पैसा है और बैंक में कितना पैसा है। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का मतलब कि आरबीआई के पास भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा आता है, विदेशों का पैसा आता है, लाइक वर्ल्ड बैंक का पैसा आता है, ठीक है, लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पैसा आता है, आईएमएफ का पैसा आता है, यूनेस्को का पैसा आता है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक्स का पैसा आता है। इन सब का पैसा आता है किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए, कंट्री इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। जो अगर मान लो वो सब पैसा दे रहे हैं तो ये किसके एसबीआई में जमा करने आएंगे कि चलो चलो एसबीआई दिल्ली ब्रांच में जमा करना है? नहीं, वो सब पैसा भेजेंगे किसको? फॉरेन इंस्टीट्यूशन पैसा भेजेंगे किसको? आरबीआई को। किसको भेजेंगे? आरबीआई को। तो आरबीआई के पास भी ये पैसा हुआ ना, बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वाले पैसे हैं। किसके पैसे हैं बेटा? फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पैसे जो इंडिया में आए हैं किसके पास? आरबीआई के पास। तो देखा मैंने क्या किया, पब्लिक का पैसा जोड़ा, बैंकों का पैसा जोड़ा, पब्लिक का ही पैसा बैंक में भी जोड़ लिया, और तीसरा हमने अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इसीलिए इसको M1 मनी बोलते हैं, नैरो मनी। मतलब देखो आसानी इस भाषा में देखे तो सब पैसे ही हैं, तो इसीलिए लिक्विड, लिक्विड का मतलब जस्ट पैसा, जस्ट पैसा। सेकंड जो मनी आता है दैट इज M2 मनी। M2 मनी क्या होता है? ये M1 से थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, M1 से थोड़ा सा बड़ा। लाइक इसमें पूरा पूरा M1 आ गया, मतलब करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स और प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आया। लेकिन साथ में मिला क्या? सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। मतलब जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस में जो आप लोग अकाउंट खुलवाते हो सेविंग अकाउंट, उसको भी अगर आप लेना शुरू कर दो, इंक्लूड करना शुरू कर दो, उसको भी अगर जोड़ना शुरू कर दो, काउंट करना शुरू कर दो, तो वो किस मनी में बन जाएगा? वो बन जाएगा M2 मनी। देखो फिर से सेविंग की डिपॉजिट की बात किया, कौन से डिपॉजिट की? सेविंग। कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो भी आपका सेविंग डिपॉजिट है उसको भी अगर हम किसके साथ जोड़ दें? M1 के साथ जोड़ दें। किसके साथ? M1 के साथ जोड़ दें, तो वो बन जाएगा क्या? M2 मनी। तो हुआ ना नैरो। M1 तो सिर्फ और सिर्फ एकदम प्योर मनी था, लेकिन ये अचानक से अब जो है कि हम पब्लिक के दूसरे सोर्सेस को भी ढूंढना शुरू कर दिए, तो ये M2 मनी समझ में आया। थर्ड है M3 मनी, इसको ब्रॉड मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रॉड मनी। अब ब्रॉड मनी में देखिए क्या, इसमें M1 पूरा पूरा आ गया, मतलब करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तीनों आ गया। साथ में टाइम डिपॉजिट विद बैंक। अब देखो बैंक का वो मतलब पब्लिक का वो पैसा भी हम उठा ले आए जो टाइम डिपॉजिट, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स किया गया था, लाइक एफडी, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, आरडीज, ये सारे पैसे जो है हम क्या किए? उठा ले आए कैलकुलेट करने। अब देखो पब्लिक का चिट्ठा खुल रहा, हाँ या ना? कि मतलब पूरा पूरा M1, पूरा पूरा जो इनके पास करेंसी कॉइन्स बैंक में जो सेविंग के तौर पे पैसा रखे हैं वो, साथ में जो टाइम डिपॉजिट के तौर पे जो ये दबा दबा के एफडी रखा गया है वो भी पैसा ले लिया। तो ऐसे मनी क्या कहलाती है बेटा? M3 मनी कहलाती है। मतलब ये दोनों नैरो मनी में आते हैं, कौन? M1 और M2। लेकिन M3 और M4 जो है कि ब्रॉड मनी में आते हैं। अब देखो M4 क्या बोलते हैं? M4 बोलता है कि M3 मनी पूरा पूरा। M3 में मतलब M1 भी साथ में टाइम डिपॉजिट। M1 में क्या क्या? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, पूरा साथ में टाइम डिपॉजिट भी आ गया, और उसके साथ आया टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। टोटल बैंक भी बोल सकते हो इसको तुम, ऑर्गेनाइजेशन के बजाय बैंक भी बोल सकते हो। ऐसे कंफ्यूज नहीं होने का है कि सर ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन, बैंक भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है बच्चा। तो बोला कि टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, मतलब पूरा पोस्ट ऑफिस का पैसा आ गया। अब चाहे तुम पोस्ट ऑफिस में एफडी की हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में आरडी की हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट की हो, पोस्ट ऑफिस का पूरा पैसा आया। M3 में आते ही बैंक वाला पूरा पैसा आ गया, क्योंकि बैंक का डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों आ गया, साथ में करेंसी भी आ गया और आरबीआई के भी पैसे आ गए। जब सारा पैसा आ गया कि नहीं, तो M4 क्या कहलाता है? मोस्ट नैरो मनी, सबसे, अरे ब्रॉड मनी, सबसे ब्रॉड मनी कौन है? M4। मतलब ये इकोनॉमी के सारे पैसे को इंक्लूड कर लेता है। किसको? सारे पैसे को इंक्लूड कर लेता है कौन? M4।
क्लियर है? तो सर ये एग्जाम में आपके 4 मार्क्स का कभी कभी पूछता है, एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, कंपोनेंट्स के बजाय ऐसे लिखता है एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो डरने का नहीं है, ये वही चीज है M1 M2 M3 M4। M1 वो पैसा इंक्लूड करता है जो किसकी बात करता है, जो बात करता है सिर्फ और सिर्फ जो लिक्विड फॉर्म में हो, लाइक करेंसी, बैंक में पब्लिक का पैसा डिमांड डिपॉजिट कितना और आरबीआई का कितने पास कितना, दैट्स इट, बात खत्म। सेकंड पे आता है कौन, आरबीआई के सिर्फ अदर डिपॉजिट्स की बात कर रहा है। सेकंड में बात कर रहा है कौन, M1 में जब हम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का सेविंग डिपॉजिट जमा कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो M2 बन जाता है। M3 में M1 पूरा पूरा और टाइम डिपॉजिट बैंकों का पूरा पैसा अब आ गया। M1 आते M3 में बैंक का पूरा पैसा आ जाता है, क्योंकि M1 में डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होता है और M3 वाले में जो है कि पूरा टाइम डिपॉजिट हो गया, तो पूरा पूरा पैसा बैंक का, पब्लिक के जेब में जितना पैसा है वो, और आरबीआई का भी पैसा आ गया। और M4 में बैंक, पब्लिक, आरबीआई के साथ साथ पूरा पूरा एक्सक्लूडिंग एनएससी। ये एनएससी क्या होता है, एनएससी का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्या होता है बेटा, नेशनल, ध्यान से सुनना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का मतलब समझना बेटा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग पैसा लगाते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसमें हम लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो सर ये फिक्स्ड टाइम के लिए होते हैं, 5 साल 10 साल के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, 5 साल 10 साल के लिए। हम आप जैसे लोग पब्लिक जो है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं, सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा सकते हैं, और उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट मिलता है। हालांकि इंटरेस्ट ये फिक्स्ड नहीं होता है, बट ये एनएससी जो है इसका इंटरेस्ट फिक्स्ड है, लगभग 7 to 8% के बीच में चलता रहता है। ठीक है, तो ये इसलिए इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि ये अभी एक लंबे समय तक के लिए क्या किया गया, ध्यान से सुनना, एक लंबे समय तक के लिए रखा गया है। तो लंबे समय के तक के लिए है तो ये एकदम इलिक्विड माना जाता है। इलिक्विड का मतलब ये तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तुरंत आप कैश में इसको कन्वर्ट, लिक्विड का मतलब होता है तुरंत कैश में कन्वर्ट कर लेना। तो इलिक्विड का मतलब हुआ कि ये नॉन लिक्विड, इलिक्विड कुछ भी बोलो, तो ये कन्वर्ट नहीं किया जाता, इसीलिए इसको एनएससी वाले को पैसे को हटा देते हैं। पब्लिक का वो पैसा जो एनएससी में लगा हुआ है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के तौर पे लगा हुआ है, उसको हटा देते हैं वो। ठीक है, बस इतना याद रखना बेटा। कोई तुमसे पूछेगा एनएससी क्या होता है, तो ये एक तरह से गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं जिसमें लोग पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लगता है, इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इस पर इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड है कि मिलेगा ही मिलेगा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसीलिए इलिक्विड माना जाता है। क्या माना जाता है, इलिक्विड की मतलब तुरंत आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और आप जानते हो एफडी को, आपके दिमाग में तुरंत एक सवाल अराइज हुआ होगा, चुल मची होगी, तो सर एफडी को क्यों ले लेते हैं आप, वो भी तो टाइम डिपॉजिट है। तो एफडी, बैंक के पास पैसा, आप जब चाहे तब ब्रेक कर सकते हो एफडी को, लेकिन एनएससी को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट जो है कि जब टाइम आएगा तभी रिडीम करके आपको देगी। आप एनएससी को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन एफडी आरडी को ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? अब समझ में आया एनएससी क्यों हटा दिया जाता है, बस इसलिए क्योंकि आप इसको ब्रेक करके निकाल ही नहीं सकते पैसा। क्लियर, चलो समझ में आया, आगे बढ़े। चलो भैया, अब आया इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हम समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दैट इज क्या, देखो कि M1 को क्या बोला जाता है, M1 को बोला जाता है हाईली लिक्विड या मोस्ट रेडिली अवेलेबल। हाईली लिक्विड अभी जस्ट लिखा था मैंने ना, हाईली लिक्विड का मतलब ये एकदम कैश है, एकदम रेडी कैश है। रेडी कैश का मतलब होता है तुरंत उठाओ काम कर लो। M2 और M3 जो है वो सेविंग और टाइम डिपॉजिट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है बिल्कुल। और M4 ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ मनी, ब्रॉड मनी होता है। तो सर एक बात समझिएगा, अगर मैं नैरो की बात करूं, किसकी बात करूं, नैरो की बात करूं तो M1 और M2 आएंगे, और ब्रॉड की बात करूं तो M3 और M4 आएंगे। याद रखना M3 M4 ब्रॉड में और M1 M2 किस में, नैरो में, ठीक है। लेकिन मोस्ट नैरो M1 और मोस्ट ब्रॉड M4। लेकिन लिक्विडिटी के केस में, किस केस में, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के केस में M1 हाईली लिक्विड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाईली लिक्विड, ठीक है। और M4 क्या कहलाएगा, लीस्ट लिक्विड। क्या कहलाएगा,
लीस्ट लिक्विड। याद रखना बेटा इसको, लिक्विडिटी के केस में M1 हाईली और M4 लीस्ट, लेकिन बाकी ऐसे नैरो ब्रॉड के केस में M1 मोस्ट नैरो सबसे छोटा और M4 ब्रॉड में हो जाता है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। आगे देखो क्या है कि कुछ एक हाई पावर्ड मनी आता है। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया बेटा, हाई पावर्ड मनी क्या होता है, हाई पावर्ड मनी क्या होता है। तो बेटा हाई पावर्ड मनी मतलब जिसको बोलते हैं, इस कैपिटल एच से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपिटल एच से। हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है, याद रखना बेटा, कि इसको ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस। याद रखना, इसको मॉनेटरी बेस भी बोला जाता है या रिजर्व मनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस। एक्चुअल में इसको इशू करता है कौन? इसको इशू करता है बैंकों के पापा, दैट इज आरबीआई, फादर ऑफ ऑल बैंक्स, आरबीआई। ये हाई पावर्ड मनी सिर्फ और सिर्फ इशू करता है कौन? आरबीआई ही इशू करता है। क्लियर है? इसीलिए इसको रिजर्व मनी भी बोलते हैं या मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? करेंसी इन सर्कुलेशन, जो करेंसी मेरे हमारी इकोनॉमी में चल रही है, जो नोट वोट चल रहे हैं ना बेटा, ये जितनी भी करेंसी चल रही हैं, 100, 200, 500, 50, जो है 2000, ये सारे जो नोट हैं, ये याद रखना ये हाई पावर्ड मनी में आते हैं। किस में आते हैं? हाई पावर्ड। देखो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, करेंसी नोट्स जो हैं, करेंसी नोट्स, इनको इशू करता है कौन? आरबीआई। याद रखना। और 1 रुपए का नोट एंड ऑल कॉइन्स को इशू करता है कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, समझ में आया क्या? याद रखना भैया इस चीज को, जितने भी सिक्के हैं और 1 रुपए का नोट, वो जो है कि इशू करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन इशू करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। बाकी 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट को इशू करता है आरबीआई। आप देख लीजिएगा, 2, 5, 10 रोज के नोट पे, 2 और 2 से ज्यादा के जितने भी नोट्स हैं आप देख लीजिएगा, उस पे साइन जो है कि गवर्नर ऑफ इंडिया का होगा, गवर्नर ऑफ आरबीआई, सॉरी, गवर्नर ऑफ आरबीआई का होगा। और 1 रुपए के नोट पे साइन किसका होता है बेटा? तो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। किसका होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस मिनिस्टर भी मत बोल देना, फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। 1 रुपए के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी, और इसको इशू भी करता है कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करता है। और बाकी करेंसी नोट जो है 2, 5, 10, जो है 20, 50, 100, 200, 500, 2000, इसको इशू करता है आरबीआई। इस पे साइन किसका होता है? जो है कि आपके गवर्नर ऑफ आरबीआई का। ठीक है, कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स विथ आरबीआई। अब ध्यान से सुनना, हाई पावर्ड मनी में पहला क्या मैंने बोला कि करेंसी इन सर्कुलेशन, जो करेंसी सर्कुलेट कर रही है वो। दूसरा, बैंकों का जो पैसा है किसके पास? आरबीआई के पास। ये कैश रिजर्व का मतलब क्या होता है? जब आप पैसा डिपॉजिट करने जाते हो, व्हाट डू यू मीन बाय कैश रिजर्व? समझिएगा, जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आरबीआई बैंकों का पापा, आरबीआई बैंकों का पापा, उसने बोल के रखा हुआ है कि सुनो, तुम्हारे पास जो भी डिपॉजिट आएगा, किसको? बैंकों को बोला। किसको? मान लो आरबीआई ने एसबीआई को बोला कि सुनो, तुम्हारे पास पब्लिक जो भी पैसा जमा करेगी उसका कुछ परसेंट, लगभग 4 से 5%, कितना परसेंट? 4 से 5% जो है तुम क्या करोगे? तुम अपने पास रिजर्व के तौर पे रखोगे। किस तौर पे रखोगे? रिजर्व मतलब अपने पास रखोगे कैश के फॉर्म में। किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। नहीं रखे मराओगे। तो वही कैश रिजर्व की बात वो कर रहा है कि आरबीआई बैंकों का पैसा किसके पास? अब ये बैंक जो है जो रिजर्व रख रहे हैं वो किसके पास जाता है? वो आरबीआई के पास जाएगा। किसके पास जाएगा बेटा? आरबीआई के पास। तो वही कैश रिजर्व की वो बात हो रही है कि कैश रिजर्व जो आरबीआई के पास है ये भी हाई पावर्ड मनी में है। क्या कहलाता है ये बेटा? हाई पावर्ड मनी। फिर देखिए, अभी जस्ट मैंने बोला इशूड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट। आरबीआई भी इशू करता है और गवर्नमेंट भी इशू करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बिल्कुल आरबीआई के साथ चलेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों मिलकर इशू करते हैं इस हाई पावर्ड मनी को। तो उम्मीद है आपको हाई पावर्ड मनी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये ऐसा मनी जो कि क्या होता है,
इशू करता है कौन, आरबीआई और गवर्नमेंट। इसी मनी को जो है क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस, ठीक है। ये ऐसा मनी होता है जो कि करेंसी और कॉइन्स जो सर्कुलेशन, करेंसी जो सर्कुलेशन में उसको बोलते हैं, करेंसी जो सर्कुलेशन में वो, और कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक विथ आरबीआई, बैंकों ने जो अपना रिजर्व रखा हुआ है किसके पास, आरबीआई के पास, उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है, आया समझ में, अच्छे से आया बेटा। ये भी कभी कभी पूछ देता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाई पावर्ड मनी, तो आप ये समझा देंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए सर, एक्चुअल में अब तो हमारा टॉपिक सब खत्म, ठीक है, हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब कुछ बड़े क्वेश्चंस जो बोर्ड लेवल क्वेश्चंस है, जो बोर्ड में पूछता है थ्योरेटिकल। सबसे पहले क्या है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी विथ एग्जांपल। आपको मनी के फंक्शंस लाइक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये सारे चीज़ों को जो है कि आपको समझाना है, एक एग्जाम्पल लेके समझा दीजिए, सब कुछ पता है आपको। सेकंड, व्हाई इज मनी कंसिडर्ड बेटर देन द बार्टर सिस्टम। बिल्कुल सर, बार्टर सिस्टम से अच्छा है मनी, क्योंकि तुरंत आप लिखेंगे मनी ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। 4 ऑप्शन लिख दो, 4 पॉइंट लिख दो, का है खेल खत्म। कि मनी जो है बार्टर से अच्छा इसलिए है क्योंकि मनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है जो कि बार्टर में होती थी। क्लियर है। फिर अगला, डिफाइन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है, जस्ट बताया कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी में कितना पैसा है जो है वो मनी सप्लाई। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब देखो M1 M2 M3 M4 समझाने के लिए बोल दिया, तुरंत बस लिख दो, M1 लिख दो क्या होता है, M2 लिख दो क्या होता है, M3 क्या होता है, M4, बस काम खत्म। देन उसके बाद व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। देखो अभी जस्ट बताया हाई पावर्ड मनी क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स बता दीजिए, ठीक है, समझ में आया। देन उसके बाद डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन वही प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस मतलब प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस मतलब क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर, बार्टर के प्रॉब्लम्स बता। एंड एक्सप्लेन हाउ मनी रिमूव्स इट, बता दीजिए कैसे पैसा रिमूव किया। डबल कोइंसिडेंस ऑफ, अब आपको खोजने ढूंढने की जरूरत नहीं है, पैसा दीजिए, काम खत्म, ठीक है। फिर समझ में आया, देखो इतना अच्छा, ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। आप इसको जो है कि अगर नहीं करेंगे ना तो आपका मनी चैप्टर तैयार नहीं होगा। मनी चैप्टर तैयार रखने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। क्लियर, चलिए अगला देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन, ध्यान से देखना, डिफरेंशिएट बिटवीन नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। M1 और M3 के बीच में डिफरेंशिएशन एग्जांपल के साथ देना है, बता दीजिए सर। देन उसके बाद एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। वाई मनी सप्लाई में कौन कौन डिटर्मिनेंट्स है, M1 M2 M3 और M4, यही चारों को समझाना था, ठीक है। देखो लैंग्वेज बस बदल रही है। मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, वही देखो एक स्टेटमेंट बना दिया उसने, मनी के फंक्शन को स्टेटमेंट बना दिया। और डिस्कस विथ सुटेबल एग्जांपल, एक एग्जांपल दे दो, वही बोला मैंने ना कि क्वालिटी खराब वाली बात, गेहूं को ले गया वो खराब क्वालिटी का था तो वो मना कर दिया, ये सारी चीजें आप समझा दो उसमें। देन उसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इन इंडियन इकोनॉमी। मनी सप्लाई को कंट्रोल क्यों करना है, क्योंकि अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं किया गया, लोगों के जेब में अगर पैसा ज्यादा आया तो लोग पागल होंगे। क्या हो जाएंगे, लोग पागल हो जाएंगे। तो जब लोग पागल हो जाएंगे तो लोग क्या, पागल मतलब इन द सेंस मतलब समझो मेंटल नहीं होंगे, उनके जेब में पैसा आते वो एकदम से चीज़ों की डिमांड बढ़ा देंगे, जो ज़रूरत नहीं है वो भी इकोनॉमी में चीज़ों के दाम बढ़ने लगेंगे। सर ये चीज़ें बस समझिए, लोगों के जेब में पैसा आएगा, अलानाहक पैसा खर्च होगा, डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ों के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आएगी। तो सर उसको कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल रखना जरूरी है। लास्ट में एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी का रोल क्या है, ये आपके लिए सवाल है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। हाउ डज इट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। कैसे ये इकोनॉमिक, कंजम्पशन में हेल्प करता है मनी, इन्वेस्टमेंट में कैसे हेल्प करता है मनी, और ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है मनी, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी में। सारी चीज़ें ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, लिखिए। नहीं समझ में आता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर आपको इसका जवाब भी दे दिया जाएगा। क्लियर है। तो सर ये 10 क्वेश्चंस जो मनी चैप्टर से मैंने बोर्ड लेवल के तैयार किए, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये क्वेश्चंस के जवाब आप लिख ले रहे हो, ये 6 आप लिखना तो इसको 6 मार्क्स का अज्यूम करके लिखना। कितने मार्क्स का, अकॉर्डिंग टू कि 6 मार्क्स का हमें ये क्वेश्चन मिल रहा है। 6 मार्क्स का अज्यूम करके लिखोगे तो बेटा 2 नंबर या 4 नंबर में भी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो आगे ज्यादा बढ़ना ही नहीं है अब सर, बस खेल खत्म कर दिया मैंने।
बढ़ना ही कहाँ था। तो सर देखिए, एक सिंगल जो है कि क्लास में हम लोगों ने मनी के जैसे चैप्टर को ख़त्म किया, तो सर छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, तो यहीं पे मनी चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। और सर मनी पढ़ने के बाद अब जो हमारा अगला क्लास आएगा दैट विल बी ऑन बैंकिंग। ओके, बैंकिंग चैप्टर में सर आपको पढ़ना है कि पूरी बैंकिंग सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी पढ़ना है, उसी में हमको आरबीआई को भी पढ़ना है। किसको पढ़ना है? आरबीआई। बैंकों को भी पढ़ना है, औलाद को भी पढ़ना है और बाप को भी पढ़ना है। औलाद मतलब छोटे कॉमर्शियल बैंक, और बाप मतलब कौन? बैंकों का बाप कहलाता है आरबीआई। ठीक, तो इन सबको हमें पढ़ना है। क्लियर है? समझ में आया? तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सर, ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना सपोर्ट कॉमेट हब परिवार को इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक है क्लास, थैंक यू, दैट्स इट।